मैं एक औरत हूँ, भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। कितना भी मुझको कुचलो, मैं गर्व से अपना सिर उठाकर चलती हूँ। अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। और आज एक बार फिर से रूबरू हुई हूँ एक नई हस्ती के साथ जिनका नाम है कल्पना ऋषि। ये बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हैं। ये अभी पालमपुर डिग्री कॉलेज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं कल्पना ऋषि जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो कल्पना जी, आप अभी तक का अपना एक्सपीरियंस जो है हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हूँ और आपके इस प्रोग्राम रूबरू में शामिल होने का जो एक मकसद था मेरा, वो शायद मेरे जीवन के पहले मकसद, मैं डे वन से, शायद जब मैंने होस्ट संभाली थी तब से चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। कैटेगरी मालूम नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी को देख करके मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक अध्यापक होना चाहिए और उसी ललक ने मुझे इस प्रोफेशन तक पहुंचाया। मुझे लगता है ज़िंदगी में एक माँ होना और एक टीचर होना सबसे बेस्ट मेरी ज़िंदगी का अलंकार है जो मुझे भगवान ने दिया है। तो मैं इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप जो हैं अपने फादर से इंस्पायर्ड हुए थे, तो मैम अभी तक आप कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज जो हैं दे चुके हैं? मैं सबसे पहले अपने नेटिव प्लेस, मैं मंडी की हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में मैं पढ़ी और उसी महाविद्यालय में मैंने पहले अपने ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर। उसके बाद मेरी शादी पालमपुर में हुई, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज बैजनाथ, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा बगवां और अब फिर एक बार फिर गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में कार्यरत हूँ। जी मैम, आप अपने हस्बैंड को जो है किडनी डोनेट कर चुके हैं, तो मैम उसके बारे में आपका किस तरह का एक्सपीरियंस जो है उस टाइम का रहा है? मेरी शादी 1998 में हुई। शादी के वक्त हालांकि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए इतनी जानलेवा भी हो सकती है। मेरा और निकुंज का सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2008 में अचानक डिटेक्ट हुआ कि निकुंज को किडनी में कोई दिक्कत चल रही है और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके डायग्नोज हुआ। उस टाइम पीरियड में भी इतना नहीं जानते थे कि ये कभी न कभी आकर के किडनी को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा। तो लगभग 2008 से लेकर के 17 तक मेडिकेशन चलती रही, काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा, लेकिन 17 के लास्ट होते होते 18 के स्टार्टिंग ईयर तक महसूस होने लग पड़ा था कि अब किडनी ट्रांसप्लांट करना वाजिब हो गया है और उसके बिना चारा नहीं होगा। तो 2018 में जब पीजीआई में भी डॉक्टर्स ने बता दिया कि मेरे हस्बैंड की किडनीज लगभग इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि इनको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आप किडनी खोजनी शुरू कर दीजिए, उनका कहना था कि अब आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए। तो महसूस हो गया था कि अब ये स्टेप लेना पड़ेगा। जी मैम, जहाँ तक बात की जाए मेंटल सेटअप की, तो किस तरह का उस टाइम आपका फिजिकली और मेंटली किस दौर से आप गुजरे? बहुत कठिन भी कह सकती हूँ, क्योंकि जिस टाइम में ये तय हुआ था मैं ये भी नहीं जानती थी कि बिना ब्लड ग्रुप मैच किए भी आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है पीजीआई के गलियारे में जब डॉक्टर ने एकदम से कहा था कि अब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि ट्रांसप्लांट होना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड निकुंज ऋषि सिंगल सन हैं, तो नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि या तो मदर डोनेट करती हैं या ब्रदर या सिस्टर में से कोई या फादर में से कोई डोनेट कर सकते हैं। तो मेरे मदर इन लॉ की डेथ 3 साल पहले उससे हो चुकी थी। उनका कोई ब्रदर ऐसा फैमिली में, फर्स्ट फैमिली में नहीं था और फादर जो थे इनफ एज, मतलब वो 80 के रीचिंग थे, तो उनका नहीं हो सकता था। तो मेरे को एकदम से उस टाइम उस
पॉइंट पे बैठ करके ये लगा था कि अब ये कैसे होगा। मैं एकदम से भाग करके उन्हीं मैम के पीछे, जिन्होंने डॉक्टर ने मुझे बताया कि ट्रांसप्लांट करना होगा, मैं उनके पीछे गई। मैंने उनसे पूछा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का तो बी पॉजिटिव है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ अब ये पॉसिबल है, मेडिकल साइंस में क्रॉस एवियन मैचिंग होती है और ये हो जाएगा। उस क्षण से 2 मिनट पहले मेरी स्थिति ये थी कि अब क्या होगा, और जैसे उन्होंने बोला हो जाएगा तो मुझे एक ताकत सी आई, यार मैं जब किडनी दे सकती हूँ तो ये दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद सच में मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट भी नहीं आया कि कैसे ये दिक्कतें दूर होंगी। और उसके बाद भगवान ने इस तरह से इन सब चीज़ों को बनाया कि कोई भी मैचिंग में दिक्कत नहीं आई और ये बड़ी सफलतापूर्वक हुआ। जी मैम, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए तो मैम किस तरह की जो आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिला या रिलेटिव का सपोर्ट मिला। जब बात की जाए आपकी फैमिली की, आपने बताया भी कि आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे थे, तो किस तरह का एटमॉस्फेयर तब रहा। फैमिली की सपोर्ट ना मिलती तो शायद ये सारी चीज़ें ज़ीरो होती। मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो मेरी फैमिली के कारण। मेरे फादर इन लॉ उस टाइम में 80 के नज़दीक पहुँचने वाले थे। मेरी मदर इन लॉ जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की और बड़ी अफेक्शनेट लेडी थी, वो नहीं थी हमारे साथ, जिनका सपोर्ट मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो उनकी माँ थी। तो उस टाइम पीरियड में भी मैं महसूस करती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ ने मेरे बच्चों को संभालने के लिए, कल्पना तुम चिंता मत करना, बच्चे मेरे पास हैं, उनकी जो सपोर्ट थी वो मेरे लिए इतनी बड़ी ताकत थी कि मेरे फादर इन लॉ, शायद मेरे फादर के जाने के बाद मेरे फादर इन लॉ एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके बिना मैं शायद कुछ भी नहीं थी। उसके बाद मैं कैटेगरी नाम शायद किसी के ना भूल जाऊं, पर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, जहाँ पर दिल्ली में रह करके मेरे हस्बैंड का सारा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हुआ, मेरे हस्बैंड के मामा जी की फैमिली जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड की बहन, कज़न जो है, उनकी बहनें क्या होती हैं, उस रिश्ते को जा कर के मैं महसूस कर सकती हूँ उन्होंने कैसे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड के मामा की फैमिली, दूसरे मामा की फैमिली, और मेरी मायके से मेरा भाई दिन रात वहाँ पर खड़े रहे हैं, और मेरे अपने ब्रदर की फैमिली ने मेरे बच्चों को कैसे सपोर्ट किया। मतलब हर एक जना वहाँ खड़ा था जहाँ पर मेरे को एज ए माँ खड़े होना था। तो मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चों को माँ नहीं मिली। मेरे फादर इन लॉ को एक बहू की ज़रूरत पीछे से महसूस हुई कि उनको संभालने वाला कौन था। इवन मेरे घर में काम करने वाली जो मेरी हेल्पिंग हैंड है, उन्होंने भी, मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहूँगी इस मन से, उन्होंने मेरे बच्चों को इतने अच्छे ढंग से संभाला कि इनकी माँ यहाँ पर नहीं है तो उनको कहीं भी महसूस नहीं होना चाहिए। और मोर ओवर मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो ऑपरेशन के टाइम पे वहाँ पर थी, उसने कितनी मेहनत करी हम सबको पॉजिटिव रखने के लिए। और फिर मेरे छोटे बच्चे जो बहुत छोटे थे, लेकिन उनका ये था, मम्मा पापा ठीक हो गया ना, बस कुछ गड़बड़ मत करना। बस जब ये बोलते थे, मेरे छोटे बेटे ने कहा था मेरे हस्बैंड को घर से निकलते वक्त, पापा मरना मत, वापस आना। बस वो जो शब्द थे मुझे हॉन्ट इतना करते थे कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम में से कोई एक पहुंचेगा या एक भी नहीं पहुंचेगा, हम दोनों पहुंचेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट तो इतना ज़रूरी था इस सारे के सारे हिस्से में। मैं हर एक फैमिली मेम्बर को, चाहे वो मेरे अपने भाई थे, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरे फादर इन लॉ की फैमिली, सारी की सारी टोज पे खड़ी हुई थी कि इनको कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सबको यहाँ से कहना चाहूँगी, मैंने शायद नहीं भी कहा हो कि आप सब लोगों का सपोर्ट था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जी, तो कल्पना जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है एक बहुत ही रिस्की सा टास्क है, तो किस तरह से, मतलब किस तरह के प्रिकॉशन आपको लेने पड़ते हैं अभी तक। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरली जो डोनर है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होते हैं, तो डोनर्स की तरफ से कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था। हालांकि 11 अक्टूबर 2018 को मेरा ऑपरेशन हुआ था और 3 नवंबर को 2018 को मैंने अपनी जॉब फिर ज्वाइन कर ली थी और मैं फिट थी। लेकिन जो रेसिपेंट होता है उसको मेंटल फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट करना, फिर लगभग 6 महीने तक काफ़ी रिस्क होता है कि वो कहीं नई किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, और ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। ऑपरेशन के ठीक 1 महीने से भी पहले मेरे हस्बैंड की किडनी में एक और दिक्कत आ गई थी कि उसमें ब्लॉकेज हो गई थी और उसमें स्टंट डालना पड़ा था। वो टाइम फिर ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें मैं ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा दुखी हुई कि अब कोई दिक्कत ना आ जाए तो और किडनी कहाँ से अरेंज करेंगे। पर मैंने मेडिकल टीम्स को मैं
बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि अगर भगवान के बाद अगर कोई है खुदा, तो वो सच में डॉक्टर हैं, जो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल करके आपके आगे ज़िंदगी को ला के खड़ा कर देते हैं। तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और लगभग 1 साल लगा था काफ़ी हद तक नॉर्मल होने में मेरे हस्बैंड को। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ चलती रहती हैं, पर प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप बाहर का कहीं का खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहेंगे, किसी के इन टच नहीं रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बेसिकली बचना होता है। लेकिन आपकी लाइफ बच जाती है तो आपके लिए ये प्रिकॉशंस कोई बहुत बड़े प्रिकॉशन नहीं होते हैं। आपके आगे लाइफ है, लाइफ और प्रिकॉशन में से कोई एक चीज़ को चुनना हो तो बड़े आराम से आप बोलेंगे कि लाइफ विद प्रिकॉशन आपको मिल जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, जहाँ तक आपने बताया कि आपने रीज्वाइन की थी जॉब आफ्टर योर डोनेशन, तो किस तरह का एक मतलब एटमॉस्फेयर जब आप वापस गए अपने प्रोफेशन में, तो किस तरह का एटमॉस्फेयर जो था, लोगों का नेगेटिव पॉइंट था आपको लेके, या किस तरह से लोगों का क्या था, मतलब आपके कोलीग्स का कैसा? बहुत अच्छा, क्योंकि जो कुछ एक रिस्क लोगों को लगते थे कि शायद मेरा ये डिसीजन गलत है कि मैं अपने बच्चों की लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ और हम दोनों रिस्क के पॉइंट पे हैं, अगर मेरे को भी कुछ हो जाता है तो क्या होगा। जैसे हमारी अपनी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेपर्स बने थे, उसमें भी मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि आपकी जिस हिसाब से आपके फैमिली में बच्चे हैं, आपको इस टाइम में रिस्क नहीं लग रहा कि अगर आपको कुछ ऑपरेशन टेबल पे हो जाता है तो आपके बच्चों का क्या होगा। तो मुझे ये लगता था कि रिस्क तो लाइफ में हर पॉइंट पर है, तो वो रिस्क जिससे आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली बच रही है, तो उस रिस्क को लेने में कोई बुराई नहीं है। और मेरी फ्रेंड सर्कल का, चाहे वो मेरा कॉलेज का स्टाफ था, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो मेरे लिए इतने कोऑपरेटिव थे। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें मुझे बड़ी फिजिकल टास्क करने की ज़रूरत नहीं थी, पर जैसा मेरे डॉक्टर कहते थे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जो मेंटल और फिजिकल सपोर्ट मुझे अपने प्रोफेशन में अपने कोलीग्स की मिली, उनका जो एप्रिशिएशन मिला, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन सोसाइटी भी इस बात को समझती है, जब आपके बीच में से कोई एक आदमी निकलता है इस तरह से, कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने फ्रेंड्स की जान बचा सकते हैं, तो ये किया जाना चाहिए। जी, तो कोविड के इस टाइम में, जैसे कोरोना चल रहा है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं? क्योंकि कोविड के जो पेशेंट हैं मोस्टली जो हैं वो इस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऐसी कोई, उनको जल्दी डिजीज़ ये पकड़ लेती है। तो कोविड-19 मैक्सिमम टाइम में जितने भी पेशेंट जिनके ऑपरेशन चल रहे थे या पोस्ट ऑपरेशनल कोई ट्रीटमेंट हो रही थी या जिनकी कोई कीमोथेरेपी हो रही है, ट्रांसप्लांट के बाद के जो पेशेंट थे, उनके लिए बड़ा भयावह रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तक में जाना हम लोगों के लिए काफ़ी टफ हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में मार्च 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक हम डॉक्टर्स के पास चाहकर भी नहीं जा सके, और मेरे हस्बैंड में कुछ एक दिक्कत आनी शुरू हुई उनके यूरिन के उसमें रिपोर्ट्स वगैरह में। लेकिन हम ऑनलाइन ही ये सारी की सारी डिस्कस अपने डॉक्टर्स के साथ चलते रहे, तो काफ़ी हद तक जो हमारी मेडिकल साइंस के अलावा जो हमारे बाकी डॉक्टर्स का जो रवैया रहा कि पेशेंट्स को उन्होंने कैसे ट्रीट करना है, उनको कोऑपरेट करना है, ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा। फिर दिल्ली से हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए डॉक्टर्स के पास। चंडीगढ़ आना जाना हमें काफ़ी कंपैरेटिवली अच्छा रहा। तो कोविड के दौरान में मैक्सिमम ऑनलाइन ही हम लोगों ने डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट की है। हम अपने रिपोर्ट्स उनसे शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं बिना किसी कारण के घर से बाहर ना जाएं, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ताकि घर में कोई इन्फेक्शन के आने से, क्योंकि इन पेशेंट्स में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है तो किसी भी तरह की एंटीबायोटिक या पेन किलर देना बहुत टफ हो जाता है, इवन डोनर के लिए भी। तो बहुत परहेज किया जाता है कि कोविड-19 या कोई ऐसा खतरनाक वायरस आप पे अटैक ना करे। जी मैम, तो जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए, हमारी गवर्नमेंट की बात की जाए, तो किस तरह का रोल जो है रहना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ऑपरेट नहीं करवा पाते, कुछ लोग जो हैं मतलब ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनके लिए हमारी सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? ये बहुत गंभीर विषय है।
हमारे हिमाचल का डाटा मैं नहीं आपको बता पा रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक डायलिसिस पे चलने के कारण अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, या बिना किसी ऑर्गन के ना मिल पाने के कारण उनके ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से जो गुजारिश रहेगी, या मैं कहना चाहूँगी कि ये ऑपरेशन इतने महंगे हैं कि फैमिली मेम्बर अगर किडनी देने के लिए तैयार हो जाता है या लीवर देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी तरह के बॉडी ऑर्गन को डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसके पास उतना वाजिब पैसा नहीं है, अगर हिमाचल में किडनी ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट सेटअप पे हो जाए, जैसे IGMC में इस बार 2 या 3 हुए हैं, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है, ये होने चाहिए। क्योंकि PGI चंडीगढ़ के ऊपर इतना स्ट्रेस है पूरे नॉर्दर्न इंडिया का कि अगर आज एक पेशेंट अपने लिए रजिस्टर करवाता है तो उसकी बारी जो है 2.5 या 3 साल के बाद आती है, और तब तक पेशेंट डायलिसिस पे रह करके काफ़ी हद तक वीक हो जाता है, या कई केसेस में वो बच भी नहीं पाता है। तो प्रशासन को ज़रूर चाहिए कि मुहिम चलाई जाए किडनी डोनेट करने के लिए, फैमिली मेंबर्स जो हैं आगे आएँ, प्लस सरकार के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट या किसी भी तरह का जो भी ट्रांसप्लांट के खर्चे होते हैं उनको सरकारी स्तर पर काफ़ी कम किया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास इतना धन नहीं है कि वो इस महंगे इलाज को बर्दाश्त कर सके। जी, एंड में आप हमारे दर्शकों को, लोगों को, सोसाइटी को किस तरह का मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं? मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने अपने हस्बैंड को किडनी दी तो मैं बहुत बड़ी त्यागी हुई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम उन चेहरों को, उन नामों को, उन रिश्तों को हम जानते भी नहीं हैं। एक माँ अपने बच्चों को कई बार गरीबी में पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करती, एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता। सेम ऐसा ही फैमिली मेम्बर्स में सुख और दुख। अगर मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया था तो उसमें ये एक बड़ी तुच्छ सी कह लीजिए आप, मेरी तरफ से एक भेंट थी कि उनके लिए मेरा एक अगर ऑर्गन दे देने से उनकी लाइफ अगर सेव हो सकती थी तो मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही सभी फैमिली मेंबर्स के लिए अपने फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन लोगों में ये भ्रांति रहती है कि डोनर्स को कोई दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं किडनी डोनेशन देने के लिए गई थी, वहाँ की जो डोनर्स वॉल पे किडनी डोनेट करने वाले लोगों की लिस्ट रखी हुई थी, मैं आपको बताने में बहुत खुशी होती है मुझे ये कि उन लिस्ट में जब मैं कैलकुलेट कर रही थी, मोर देन 80% नाम जो थे वो औरतों के थे। या किडनी माँओं ने डोनेट की थी, या पत्नियों ने, या फिर बहनों ने। आप सोचिए, दुनिया की आधी आबादी जिसको कि वीकर सेक्शन कहा जाता है, वो वीकर सेक्शन कैसे हो सकती है जो अपनी जिंदगी से एक अंग को निकाल करके अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को या किसी और को दे देती है? वो कमजोर कैसे हो सकती है? हम सब में किसी को नई जिंदगी देने का जज्बा है। हम अपनी बातों से, हम अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेट करना भी सेम वैसी ही प्रक्रिया है। जान को खतरा आपके किसी और चीज़ से भी हो सकता है। तो फैमिली मेंबर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड और डोनर्स जो अपने अंग को दान करना चाहते हैं, हम इतने बेशकीमती हैं। मेरे पास आंखें हैं, नाक है, कान है, मैं अपनी ज़िंदगी की सब चीज़ों को देख पा रही हूँ। उस एक किडनी के बगैर भी मैं उतनी ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ जितनी मैं पहले जी रही थी। अलबत्ता मुझे अब ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी लाइफ में से एक पार्ट मेरी बॉडी का मेरे हस्बैंड को लाइफ दे रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन और नहीं हो सकती है। मेरे जाने के बाद जब इस पूरे बॉडी को जला दिया जाएगा तो ये बेशकीमती अंग किसी भी तरह के काम के नहीं रहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों के लिए सिर्फ और ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई ज़रूरत है, आप उनकी फाइनेंशियली मदद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप उन परिवारों को ये कन्विंस करें कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह के अंग को दान कर देने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, डोनर्स को एटलीस्ट दिक्कत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो लोगों में ये जागरूकता फैलेगी कि वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से तिल तिल कर जीने के लिए, मजबूर होने के लिए ना छोड़ें, उनकी सहायता करें। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ अपने लिए नहीं है। दधीची ऋषि ने
देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी सशरीर, अपने जिंदा रहते हुए अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दे दिया था। तो हम तो अपनी बॉडी का एक पार्ट निकाल के दे रहे हैं, जिंदगी नहीं दे रहे हैं। हाँ, दूसरा आदमी उससे जिंदगी को कबूल कर सकता है। तो मैं दर्शकों को इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा त्याग नहीं है, बस आप थोड़ा सा अपना हिस्सा दूसरों को दे करके जिंदगी को बांट लेते हैं। जहाँ तक बात की जाए मैम त्याग की, तो त्याग की एक परिभाषा है जो कोई वो आपसे ही सीख सकता है। आप एक लेडी जो है, एक इंस्पायर्ड लेडी हैं हमारे समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। मैं आज से पहले कभी किसी मंच पर ऐसा बोलने के लिए नहीं आना चाहती थी कि मैंने अपने हस्बैंड को किडनी दी है, तो इस बात के लिए इस समाज को या मेरे पति को या मेरी फैमिली को मेरा आभारी होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जिम्मेवारी भी नहीं, ये मेरा अपनी इच्छा थी कि मैं और मेरे हस्बैंड इस दुनिया को बहुत खुश होकर के देखें और अपने बच्चों की परवरिश करें। लेकिन मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि हम में से बहुत सारे लोग केवल किन्हीं भ्रांतियों के कारण इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपने दर्शकों से रूबरू होकर के अपनी ये मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकूं कि किसी भी तरह का अंग दान करके, इवन आप ब्लड डोनेट भी करते हैं, आप कोई एहसान भी नहीं कर रहे होते, आप त्याग भी नहीं कर रहे होते, आप बस अपने हिस्से की खुशियों को दूसरों से बांट रहे होते हैं। और इतना अच्छा मौका मुझे जब इस चैनल के द्वारा, इस कॉन्स्टिट्यूशन चैनल के द्वारा दिया गया कि आप दर्शकों तक बताइए कि लोग मोटिवेट हों मेरी लाइफ से अगर हों, तो हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इस बात से किसी को प्रेरणा मिल सकती है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, इस चैनल को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मेरी ये बात हर उस आदमी तक पहुँचे जो अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से अंग दान करके सहायता करना चाहता है। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हैं कल्पना ऋषि जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। इनसे हमने सीखा कि एक औरत ही होती है जो अपने परिवार पर मुसीबत आने पर सबसे आगे खड़ी रहती है। इसी के साथ अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी वो लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह जहर को भी पी लेती है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ और फिर से रूबरू होंगी एक नई हस्ती के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।